हम अभी तक उसमें है, ये सेशन 3 में है, फर्स्ट पेज पे है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखें अभी हम पढ़ेंगे कि जो लेंस इन्वॉल्विंग क्या लेंस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे ऑफ द बेसल गैंग्लिया, ठीक है, बेसल गैंग्लिया पढ़ेंगे। तो लेकिन इससे पहले हम देखें एक और निमोनिक मैं आपको बताता हूँ। निमोनिक है, वही निमोनिक ये है कि देखें कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। तो टी लेंटिफॉर्म तो इस तरह पता चल जाता है ना। फिर लेंटिफॉर्म में पुटामेन और ग्लोबस पैलिडस शामिल है। फिर एक और निमोनिक ये है कि सब थैलेमस और थैलेमस कहाँ गया, सब थैलेमस और थैलेमस ये मिलके ये कहाँ किसके डेरिवेटिव्स हैं, डायनसेफेलोन के डेरिवेटिव्स है। तो इसको एसटीडी कर दें, इसको एसटीडी। ये देखें इसको एसटीडी मतलब एस से सब थैलेमस, टी से थैलेमस और डी से डायनसेफेलोन। तो ये डायनसेफेलोन के डेरिवेटिव्स हैं। तो हमारे पास दो निमोनिक्स हो गए। एक हो गया हमारे पास एसटीडी और एक हो गया लेंटिलेन, ठीक है ना, टी लेंटिफॉर्म, ठीक है। तो ये कॉर्डेट और जो न्यूक्लियाई हैं ये फिर इसके टिलेंसफेलोन के डेरिवेटिव हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये जो ए है हमारा, ये डायरेक्ट पाथवे है। देखें नीचे ग्लूटामेट आ रहा है स्टिमुलेटरी, फिर गाबा इनहिबिटरी और फिर ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी। तो दो स्टिमुलेटरी, दो इनहिबिटरी, टोटल हमारे पास 4 न्यूरॉन से डायरेक्ट किए, ठीक है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये जो है ना ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, ये थैलेमस है, ठीक है। अच्छा फिर बी जो है इनडायरेक्ट पाथवे है। देखें ग्लूटामेट आ रहा है स्टिमुलेटरी, फिर गाबा यहाँ से यहाँ से आ रहा है ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नल, ये जो स्ट्राइटम है, ठीक है, ये स्ट्राइटम है। इसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस का सर भी शामिल है, इधर होता है, वो हमने बनाया नहीं है। जैसे हमने पिछले उसमें बनाया था, एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखिए ये हमने बनाया था, ये पूरा ये है, इसमें से कॉर्डेट भी शामिल है इसमें, इस जगह में, ठीक है। तो वो ठीक है ना। फिर ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स थे डायरेक्ट में न्यूरॉन्स पुटामेन से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस तक आ रहे थे, ये डॉट डॉट से इस तरफ इंटरनस है। ये देखें करीब से देखें, ये देखिए ग्लोबस पैलिडस इंटरनस है। जबकि जो इनडायरेक्ट में ये रेड वाली आती है गाबा ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस में आते हैं। यहाँ से फिर नीचे गाबा जाता है सब थैलेमस में, वहाँ से फिर ऊपर ग्लूटामेट आता है। तो ये चीज़ बढ़ रही है उसमें इनडायरेक्ट में, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है कि नीचे वाला ग्लूटामेट था या गाबा था। तो इसमें जो पहले ए है ना, देखिए ए किस में आता है, पहले ए इसमें आता है ना। तो ये गाबा बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ग्लूटामेट जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट पाथवे, ठीक है। वहाँ से फिर इंटरनस तक आते हैं, फिर यहाँ से गाबा और फिर ऊपर ग्लूटामेट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इनडायरेक्ट पाथवे जो भी है। फिर हमारे पास देखें डोपामीन है, डोपामिनर्जिक पाथवे है। सब्सटेंशिया नाग्रा से आ रहा है, आके इसको ये इनहिबिटरी पाथवे को इनहिबिट करता है और इनहिबिटरी पाथवे को इनहिबिट करता है तो मूवमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। ये देखें इसके मिसाल, ये इनहिबिटरी पाथवे को इनहिबिट करता है तो मूवमेंट प्लस हो जाएगी। उसके बाद यही फिर आगे जाता है, डायरेक्ट पाथवे में भी अटैक करता है। डायरेक्ट पाथवे में करके स्टिमुलेटरी पाथवे को स्टिमुलेट करता है तो मूवमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बीच में हमारे पास एक स्टाइल कोलिन भी है। स्टाइल कोलिन जस्ट का जो एक्शन है वो जस्ट अपोजिट टू डोपामीन है, ठीक है। स्टाइल कोलिन इसमें क्या करेगा, ये प्लस है ना, स्टिमुलेटरी है ना, तो इसको प्लस कहेंगे। प्लस को क्या करता है, ये माइनस करता है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा इसके बाद इधर स्टाइल कोलिन इनडायरेक्ट पाथवे में लाएँ, इधर इनडायरेक्ट पाथवे में स्टाइल कोलिन लाएँ। ये माइनस है ना, इनडायरेक्ट पाथवे माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। माइनस को प्लस करता है, सपोर्ट करता है, यानी और भी सपोर्ट करता है। तो ये फिर रिज़ल्ट क्या होगा, हमारा माइनस होगा ना, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको। स्टाइल कोलिन का जो एक्शन है ना, इसमें जस्ट अपोजिट टू द डोपामीन है। इसको क्या कहते हैं असल में, इसको कहते हैं कि जो डोपामीन है ना, डोपामिनर्जिक दे इंक्रीज कॉर्टिकल एक्साइटेशन, और जो कोलिनर्जिक है वो डिक्रीज कॉर्टिकल एक्साइटेशन। इसको ये अगर सोफिस्टिकेटेड ज़बान में कहें तो ये कॉर्टिकल एक्साइटेशन ही हो रही है ना। तो ये ठीक है ना, जो डोपामीन है वो इंक्रीज़ करता है, स्टाइल कोलिन डिक्रीज कॉर्टिकल एक्साइटेशन, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इस जो ये पाथवेज़ हैं 1 2 3 और जो 4 है ना, ये पाथवेज़ इनकी डिसफंक्शंस में होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स मरीज़ को आ सकती हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर ये पाथवेज डिस्टर्ब हों तो जो मोटर मूवमेंट जो होती है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है, मोटर मूवमेंट। अब कुछ के लेयंस में जो मोटर मूवमेंट बढ़ जाती है उनको क्या कहते हैं, हाइपर काइनेजिया। कुछ मूवमेंट में कुछ लेयंस में मूवमेंट कम हो जाती है, उसको कहते हैं ऐसे को कहते हैं हाइपोकाइनेजिया, ठीक है।
अच्छा, एक और टर्म है उसको डिस्काइनेजिया बोलते हैं। ये एबनॉर्मल मूवमेंट्स को डिस्काइनेजिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पाथवे में, इस पाथवे में कोई लेयन हो तो क्या होगा, ठीक है। पहले डायरेक्ट पाथवे देखते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट पाथवे अगर इंजरी हो तो ये कम काम करेगा ना, कम इंजरी कम काम हो तो कम काम करेगा। जब अंडर फंक्शन करेगा, कम काम करेगा तो मूवमेंट का क्या होता है। इसके क्लासिकल एग्जाम्पल है पार्किंसनिज्म, ठीक है ना। पार्किंसनिज्म में डायरेक्ट पाथवे का लेयन होता है। तो देखिए पार्किंसनिज्म में 3 चीज़ें होती है। हाइपोकाइनेसिया, ठीक है ना, जो है ना बहुत ही कम मोटर मूवमेंट, उसके बाद रिजिडिटी और ट्रेमर्स। इनको हम देखते हैं क्या क्या है ये, ठीक है। इसके बाद एकाइनेसिया, मतलब कोई भी मूवमेंट ना हो तो उसको एकाइनेसिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है पार्किंसनिज्म में, असल में हाइपोकाइनेसिया असल में ट्रूली स्पीकिंग ये क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग द मूवमेंट, ठीक है। ये होता है। तो असल में रियल ये इंजरी कैसे होती है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले ये देखें, पार्स कम्पेक्टा है ना, पार्स रेटिकुलरिस है सब्सटेंशिया निग्रा का। तो ये डीजनरेशन ऑफ द पार्स कम्पेक्टा होती है इसमें, पार्किंसनिज्म डिजीज़ में, जिसकी वजह से ये इश्यूज सारे आते हैं। अभी देखिए, अगर यहाँ पे इंजरी है, यहाँ पे पार्स कम्पेक्टा में इंजरी है, तो रिलीज़ ऑफ जो डोपामाइन है वो कम हो जाती है। रिलीज़ ऑफ द डोपामाइन कहाँ कम हो जाती है, रिलीज़ ऑफ डोपामाइन कम हो जाती है नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे में, डोपामाइन की रिलीज़ कम हो जाती है। तो यहाँ जब डोपामाइन की रिलीज़ कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जब कम हो जाएगा डोपामाइन, तो ये वाला एक्शन कम हो जाएगा, प्लस प्लस और प्लस। तो जब प्लस का मतलब ये है कि कॉर्टिकल स्टिमुलेशन, तो कॉर्टिकल एक्साइटेशन नहीं होगी तो उसका मूवमेंट नहीं होगी। तो मतलब ये हुआ कि अभी पहले जो थे, पहले हमारी यहाँ पे ये पाथवे भी मूवमेंट कर रहा था, और ये पाथवे जो डोपामाइन की तरफ से ये भी इस तरह प्लस 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 करके ये जो मूवमेंट प्लस इंटू प्लस प्लस करके मूवमेंट कर रहा था, तो ये कम हो गया इसकी इंजरी की वजह से। पार्स कम्पेक्टा की इंजरी की वजह से ये वाली कम हो गई ना, ये वाला पाथवे कम हो गया, यानी ये वाली जो एक्साइटेशन होती थी इस तरफ से वो कम हो गई, तो सिर्फ ये रह गया, ये रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 2 कर रहे थे ना, अब 1 कर रहा है, तो फिर क्या होगा, 1 कर रहा है तो हाइपोकाइनेसिया हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। अच्छा, इसी तरह न सिर्फ इस पे डोपामिन कम रिलीज़ हो रहा है, बल्कि ये देखें इस पे भी कम रिलीज़ हो रहा है ना, इस पे भी कम रिलीज़ हो रहा है, तो ये एक्शन भी कम हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये एक्शन भी कम हो जाएगा। जब ये एक्शन भी कम हो जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि हाइपोकाइनेसिया होगा कि नहीं, डेफिनेटली हाइपोकाइनेसिया हो जाएगा, ठीक है। ये एक्शन भी, यानी ये प्लस भी कम हो रहा है, इसको ये प्लस का मतलब है एक्साइटेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, यानी इंक्रीज मूवमेंट, प्लस को समझे आप, इंक्रीज मूवमेंट, ठीक है। अल्टीमेटली ये है कि इस पेशेंट को हाइपोकाइनेसिया हो जाता है इस की एब्सेंस की वजह से, और इसकी एब्सेंस की वजह से भी हाइपोकाइनेसिया हो जाता है। तो पेशेंट क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, बहुत स्लोली चलेगा, उसका स्टूप सा पोस्चर होगा, छोटे छोटे उसके स्टेप्स होंगे कि अगर ये वो बंदा खड़ा है तो आप उसको धक्का दोगे तो आप वो चलना शुरू कर देगा, यानी कि आपका धक्का उसके लिए ये सब्सटेंशिया निग्रा का रोल प्ले करेगा। लेकिन अब मसला ये, वो अपने आप को रोक नहीं सकेगा। अच्छा, ये सिर्फ लोकोमोटरी जो मूवमेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल ये सब जिस्म के मसल्स के लिए होता है। ये फॉर एग्जांपल मसल्स ऑफ एक्सप्रेशंस के लिए भी, क्योंकि इनके एक्सप्रेशंस भी नज़र नहीं आते, क्योंकि इनके वो वाले मसल्स भी हाइपोकाइनेटिक होते हैं, और जो है ना ये मास्क फेसिस होते हैं, इनके मास्क फेसिस। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास रिजिडिटी ना। रिजिडिटी देखें, अब सबसे पहले हमने देखा कि ये इन पाथवेज की एब्सेंस की वजह से कॉर्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ना। कॉर्टिकल एक्टिविटी ये देखें, इनके अपोजिट माइनस, और ये भी माइनस, ये इन दोनों के अपोजिट हो जाता है, हमने अभी पढ़ा। तो अब ये अपोजिट हो जाता है तो कॉर्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जब कॉर्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ना, तो जो कॉर्टिकुलो रेटिकुलर फाइबर्स है ना, ये कॉर्टिकुलो रेटिकुलर फाइबर्स, सबसे पहले तो देखें कॉर्टिकुलो रेटिकुलर फाइबर्स और रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स जो है ना, रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर, ये डिटरमाइन द टोन ऑफ द मसल्स, ठीक है, ये टोन को डिटरमाइन करते हैं। तो होता क्या है कि कॉर्टिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। कॉर्टिकल एक्टिविटी जब कम होती है ना, इनका जो इनहिबिटरी एक्शन होता है ना, ये कॉर्टिकुलो रेटिकुलर फाइबर्स का, ये कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है ना, इनहिबिटरी एक्शन, जब या इनका इनहिबिटरी एक्शन कम हो जाता है, तो रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स ज़्यादा फायर करने लग जाते हैं।
फिर होता क्या है, फिर जब ये ज़्यादा फायर करने लग जाते हैं तो एक्सटेंसर और फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर्स की रिजिडिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप जैसे पार्किंसन के पेशेंट को अगर आप ऐसे ऊपर फ्लेक्स करना चाहें तो नहीं, आपको में ऐसा लगेगा जैसे आपकी लेड पाइप रिजिडिटी है, पूरे का पूरा ऐसा होगा, ये कोई लेड की पाइप लगेगी आपको, ठीक है ना। तो ये पार्किंसनिज्म में लेड पाइप रिजिडिटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए ट्रेमर्स देखें। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो चौथा है एसिटाइलकोलिन का भी इस पे रोल होता है। तो जब डोपामिन कम हो जाएगा ना, तो सबसे पहले तो देखें कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस्ड होना लाजमी है एक प्रॉपर मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। नॉर्मल मूवमेंट के लिए डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस्ड होना लाजमी है। जबकि पार्किंसनिज्म में क्या होता है, डोपामिन बेचारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तकरीबन कभी 50% 80% भी ये ख़त्म हो जाता है पार्स कंपेक्टा से की डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो ख़त्म हो जाते हैं। तो एसिटाइलकोलिन की जो एक्शन हो ना वो अनचेक्ड हो जाता है, अनचेक्ड रहता है। ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन से, ये देखें, ये एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट, ये देखें डोपामिन के हैं, ये एसिटाइलकोलिन के हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी वजह से जो रिवर्बरेटिंग सर्किट्स है ना, यहाँ पे भी रिवर्बरेटिंग सर्किट्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये देखें, ये मैंने एक रिवर्बरेटिंग सर्किट बनाया है। होता क्या है कि जब यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये आ रहा है करंट, फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जब एसिटाइलकोलिन अनचेक्ड होता है ना, डोपामिन की गैर मौजूदगी में, ये देखें डोपामिन ख़त्म हो रहा है, यहाँ से पार्स कंपेक्टर से ख़त्म हो रहा है, तो एसिटाइलकोलिन जो है ना, एसिटाइलकोलिन अनचेक्ड और बढ़ जाता है, अनचेक्ड रह जाता है, अनचेक्ड रहता है ना। तो ये जो रिवर्बरेटिंग सर्किट्स होते हैं ना, ये मैंने जो बताया आपको, ये फास्ट हो जाते हैं। इनकी वजह से जब फास्ट हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे ट्रेमर्स जो ट्रेमर्स, ठीक है ना, हमें मिलते हैं पार्किंसनिज्म में। और ये ट्रेमर्स जो होते हैं ना, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं। पार्क का मतलब अपनी गाड़ी पार्क करो का मतलब अपनी गाड़ी रेस्ट करो, तो रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, याद रखना, इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेमर्स बेसिकली क्या होता है, ये देखें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स वर्किंग इन अल्टरनेट फैशन को ट्रेमर कहते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सर्स कभी फ्लेक्सर कभी एक्सटेंशन, इनको ट्रेमर्स कहते हैं। ट्रेमर्स का मतलब फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स वर्किंग इन अल्टरनेट फैशन, ठीक है ना। तो फाइनली ये हुआ कि पिल रोलिंग रेस्टिंग ट्रेमर्स हमारे वहाँ में मिलते हैं पार्किंसनिज्म के मरीज़ में, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि यहाँ पे रिवर्बरेटिंग जो सर्किट्स हैं ये नॉर्मली होते क्या हैं, होते क्यों हैं। तो वो इसलिए होते हैं कि ये किसी भी मसल के स्पेसिफिक टोन को मेंटेन करने के लिए ये काम आते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये एक सर्किट है, ठीक है ना। ये एक सर्किट जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद एक और सर्किट जा रहा है ऐसे, और ये एक है ना, ये सर्किट है। तो अभी देखें, यहाँ से हो सकता है फिर यहाँ पे स्टिमुलाई दोबारा आ जाए, फिर यहाँ से दोबारा आ जाए, तो ठीक है ना। तो ये इस तरह मेंटेन करते हैं टोन को, ठीक है ना, टोन को मेंटेन करते हैं। नॉर्मल इनका ये फंक्शन है। अच्छा, एक और होती है, उसको कहते हैं हम MPTP एसोसिएटेड पार्किंसनिज्म। ये क्या होती है MPTP एसोसिएटेड जो पार्किंसनिज्म है, वो ये होती है कि जो शुरू में ये अमेरिका में डिस्कवर की गई थी, वो यंग जो स्टूडेंट्स में होती थी, ये यंग मतलब बच्चों में, ठीक है, होती थी। तो उसमें क्या होता था कि उनको जो हीरोइन दी जाती थी ना, वो जो मिक्स हीरोइन दी जाती थी, ठीक है ना। तो उनको हीरोइन अफ़गानिस्तान से उनको मिक्स हीरोइन आती थी। तो होता क्या था कि ये वो जो हीरोइन थी ना, वो फिर जो मेटाबोलाइज होती थी MPP में ना, ठीक है ना। MPTP एसोसिएटेड, MPTP क्या है, मिथाइल फिनाइल टेट्रापायरिडीन, ठीक है, मिथाइल फिनाइल टेट्रापायरिडीन, ठीक है ना। कंटामिनेंट इन होता था, उसमें होता था। तो ये फिर मेटाबोलाइट जिसमें जाके MPP में कन्वर्ट होता था, ठीक है ना। जब MPP में कन्वर्ट होता था, तो ये MPP जो है ना, सब्सटेंशिया नाइग्रा के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टॉक्सिक होता था, और जिसकी वजह से सब पार्किंसन लाइक सिम्टम्स उनमें आ जाते थे जो यंग बच्चों में। तो सॉरी फॉर अफगानिस्तान, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स को भी देंगे किसी पेशेंट को, तो फिर उसमें भी वही पार्किंसनिज्म लाइक उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे। तो जब देखें उनका जब ये ब्लॉकर करेंगे, डोपामिन को यहाँ ब्लॉक करेंगे, तो फिर आपको पता है आपका आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये वही सारा गेम चलेगा, और इसको आपने गौर से एक बार देखना है। तो किसी भी नफसियाती मरीज़ को अगर आप डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, तो होता क्या है कि वो कुछ दिनों बाद वो आएंगे, वो कहेंगे कि यार हमारे डॉक्टर साहब, हमारे जो नफसियाती जो मसाइल है वो तो हल हो गए हैं, लेकिन हमें शेकिंग, इस तरह ट्रमर्स आ रहे हैं, और इस तरह प्रॉब्लम वॉकिंग में, गेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो परेशान होकर आपके पास दोबारा पहुँच जाएंगे। रीज़न यही होता है कि यही पाथवे में डिस्टर्बेंस आती है।
तो ये देखें यहाँ पे देखें रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है। रेस्टिंग ट्रेमर्स कहाँ होते हैं ये इन्होंने बताया हुआ है कि अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ द डिस्टल अपेंडेजेस, हाथ में स्पेशली, ठीक है ना, और वो ख़त्म होते हैं जब कोई इंटेंशनल मूवमेंट होती है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो रेस्टिंग ट्रेमर्स कहाँ होते हैं? सबस्टेंशिया निग्रा के लेन की वजह से, जो कि किस में होता है? पार्किंसनिज्म में, ठीक है ना। तो पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक है। और ट्रेमर ऑफ पार्किंसन डिजीज़ व्हेन यू पार्क योर कार इट इज़ एट रेस्ट, ठीक है ना। तो ये पार्किंसनिज्म और रेस्टिंग ट्रेमर, ठीक है, ये आपने इस तरह याद रखना है। पार्किंसनिज्म के बारे में थोड़ा सा और देखें। पार्किंसनिज्म ट्रेप्स योर बॉडी, ठीक है। ट्रेमर्स, पिल रोलिंग ट्रेमर्स एट रेस्ट यानी रेस्टिंग ट्रेमर्स। उसके बाद रिजिडिटी, कॉक व्हील रिजिडिटी, ठीक है। लेड पाइप रिजिडिटी, ठीक है। और उसके बाद ए से एकाइनेजिया और ब्रेडिकाइनेजिया। एकाइनेजिया मतलब नो मूवमेंट, ठीक है। और फिर पी से पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और शफलिंग गेट, ठीक है ना, वही जो हमने आपको बताया अभी। अच्छा, एमपीटीपी के बारे में हमने आपको बता दिया अभी। और उसके बाद लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है, वही वाली बात है। अच्छा, डिपिगमेंटेशन ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्ट्स कम्पैक्ट है, ये भी हमने आपको बताया। लेवी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा साइनेक्लिन इंट्रासेलुलर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन। लेवी बॉडीज आर इओसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है ना, आपने इसको याद रखना है। तो लेवी बॉडी पार्किंसन डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कि हाइपरकाइनेजिया या डिस्काइनेजिया कैसे होता है बेजल गैंग्लिया के लेयन से, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। अच्छा, याद रखें बेजल गैंग्लिया का जो लेयन है उसकी वजह से कभी भी पैरालिसिस नहीं होता। उसकी वजह से या तो हाइपरकाइनेजिया होता है या तो हाइपोकाइनेजिया होता है, जो कि हमने पिछले उसमें बता दिया, ठीक है, पेज में। तो आप कह सकते हैं कि हाइपोकाइनेजिया जो होता है ना वो लेयनिन डायरेक्ट पाथवे की वजह से होता है, ठीक है ना। हाइपोकाइनेजिया लेयनिन डायरेक्ट पाथवे, ठीक है ना। जबकि जो अगर लेयन हो इनडायरेक्ट पाथवे में, प्रॉब्लम इन इनडायरेक्ट पाथवे हो तो हाइपरकाइनेजिया होता है। देखते हैं कि इनडायरेक्ट पाथवे में कैसे लगाना हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास इनडायरेक्ट पाथवे है, ये वाला ना, ये जो है ना, ये जो ए है, ये बी है, ये इनडायरेक्ट पाथवे है। सपोज आप हम कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये वाले डैमेज हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डैमेज, ये गाबर्जिक न्यूरॉन्स हैं, ये डैमेज हो गए हैं। तो अब क्या इनडायरेक्ट पाथवे वर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो अब देखते हैं, तो ठीक है ना। तो ये देखें, ये न्यूरॉन्स सपोज़ कोई बीमारी की वजह से डैमेज हो गए, ये जो इनडायरेक्ट पाथवे के न्यूरॉन्स, ठीक है, जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स है। याद रखें ये गाबर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ द डायरेक्ट पाथवे है ना, ये और गाबर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ द इनडायरेक्ट पाथवे ये थोड़ा से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। ये गाबर्जिक न्यूरॉन्स विद सब्सटेंस पी होते हैं, ये गाबर्जिक न्यूरॉन्स विद इनकेफेलिन्स होते हैं। तो ठीक है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ इसको डैमेज करती हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ इसको डैमेज करती हैं। सपोज इस केस में हमें ये जो क्रॉस मारा है हमने इस पर, तो ये डैमेज हुआ है, ठीक है, तो ये डैमेज हुआ है इस केस में, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि इसमें इसकी बीमारी कौन सी होती है जिसमें ये न्यूरॉन जो इनकेफेलिन्स प्लस गाबर्जिक न्यूरॉन्स ये डैमेज होते हैं? वो है हमारी, ये देखें, हंटिंगटन्स डिजीज़, ठीक है ना। हंटिंगटन्स डिजीज़ में ये डैमेज होते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होगा, ठीक है ना, जब ख़त्म हो रहे हैं तो यहाँ पे गाबा ही नहीं होगा ना, ये गाबा नहीं होगा। जब गाबा नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, गाबा का इनहिबिटरी एक्शन नहीं होगा, तो यहाँ गाबा ज़्यादा होगा। जब यहाँ गाबा ज़्यादा होगा तो यहाँ गाबा का इनहिबिटरी एक्शन ज़्यादा होगा। इनहिबिटरी एक्शन गाबा का यहाँ ज़्यादा होगा तो ग्लूटामेट ये कम निकलेगा। जब ग्लूटामेट का एक्साइटेटरी एक्शन, ये ग्लूटामेट यहाँ कम निकलेगा, ठीक है। ग्लूटामेट जब कम निकलेगा तो ग्लूटामेट का एक्साइटेटरी एक्शन यहाँ कम होगा, तो यहाँ पे गाबा क्या होगा इस जगह में। जब एक्साइटेटरी मतलब स्टिमुलेशन कम होगी तो गाबा भी यहाँ कम निकलेगा, ठीक है। अब जब यहाँ गाबा कम निकलेगा, सपोज गाबा कम निकलेगा तो गाबा का इनहिबिटरी एक्शन कम होगा ना। इनहिबिटरी एक्शन जब कम होगा तो ग्लूटामेट ज़्यादा रिलीज़ होगा और लॉट्स ऑफ फायरिंग यहाँ पे होगी स्टिमुलेटरी, क्योंकि ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो फायरिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा यहाँ पे हाइपरकाइनेजिया, ठीक है। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं तो हाइपरकाइनेजिया होगी, ठीक है। तो ये हाइपरकाइनेजिया एंड डिस्काइनेजिया आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ये हंटिंगटन्स डिजीज़ में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हंटिंगटन्स डिजीज़ भी पढ़ते हैं। और हंटिंगटन्स डिजीज़ जो है वो देखें एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है, ठीक है ना। याद रखें, ये हमारे पास ट्राइन्यूक्लियोटाइड जो रिपीट डिसऑर्डर्स है ना, ये 4 हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स हैं और ये हैं हमारे पास मेन हंट्स फ्रॉग फॉर
मीट, ठीक है ना। मेन हंट्स फ्रॉग फॉर, ये 4 चीज़ें, मेन हंट्स फ्रॉग फॉर, ये 4 हमारे पास ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं, ठीक है। एम फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हंट्स फॉर हंटिंगटन्स डिजीज़, फ्रॉग फॉर फ्रेडरिक्स एटेक्सिया और फ्रेगाइल एक्स फॉर फ्रेगाइल एक्स, ठीक है। इनमें से जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है इनको देखें। फिर लाहौरी को मैंने बताया है, तेरी तो लाहौरी मीट, ठीक है। ये चीज़ें, ये शामिल नहीं है निमोनिक में, लेकिन बस ऐसे इसको बनाने के लिए कंटेक्स्ट लगाया हुआ है। मेन हर्ट्स फ्रॉग फॉर, ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 हमारे पास डिजीज़ हैं, ठीक है। इनमें से देखें एक एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स जिसमें है ना, ये एक्स डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर देखें फ्रेडरिक्स अटेक्सिया, फार, ठीक है ना, फारगा, एक मिनट। तो ये देखें यहाँ पे इनमें निमोनिक बनाया हुआ है, ये एक फारगा, ये देखें फारगा फ्रेडरिक्स अटेक्सिया है ये। और उसके बाद जो हंटिंग एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। ये मेन भी डोमिनेंट होता है और हंटिंग भी डोमिनेंट लोगों का काम है। तो मेन हंटिंग, ये दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। तो हंटिंगटन से इसमें ट्राइडिंग ग्लोटाइड रिपीट में आती है, ठीक है। CAG इसका जो है ना रिपीट होता है। और इसमें कॉर्डेट हैज़ लेस एस्टाइलकोलिन एंड गाबा, CAG, ठीक है ना। कॉर्डेट हैज़ लेस एस्टाइलकोलिन एंड गाबा, तो सी जो है ना, सी फॉर कॉर्डेट है। इसमें कॉर्डेट का लयन होता है और एस्टाइलकोलिन कम होता है और गाबा कम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हम हंटिंगटन्स पे थोड़ा सा ओवरव्यू डालते हैं। हंटिंगटन्स जो है ना, हंटिंगटन्स वही ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइन्यूक्लियोटाइड CAG को कैसे याद रखेंगे। कॉर्डेट हैज़ क्या, कॉर्डेट हैज़ डिक्रीज्ड गाबा एंड डिक्रीज्ड ACH, ठीक है, इन द ब्रेन, ठीक है। तो ये उसका निमोनिक हो गया एक्सप्रेशन। हंट से फोर हंट है ना, हंट HTT जीन में हंट 4 लेटर्स याद रखें। हंटिंगटन्स के 4 लेटर्स हैं, तो क्रोमोसोम 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद H20 और 20 में ये पैदा होती है। कोरिया होता है, इसमें एथिटोसिस होता है। हंटिंगटन्स में एग्रेशन, डिप्रेशन, डिमेंशिया और इनिशियली मिस्टेकन फॉर सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है। हंटिंगटन्स डिजीज़। और उसके बाद ये आपने याद रखना है, CAG आपने याद रखना है, ठीक है। कॉर्डेट के लेयन की वजह से, जिसकी वजह से और एस्टाइलकोलिन कम हो जाता है और गाबा भी कम हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ट्रॉफी ऑफ कॉर्डेट एंड फुटामेन विथ एक्स वेंट्रिकुलो मेगेली, ठीक है। इंक्रीज डोपामिन होता है, डिक्रीज गाबा एंड एस्टाइलकोलिन इन ब्रेन हो जाता है इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कॉर्डेट एंड पुटामेन है ना, ये नए इसको न्यूस्ट्राइटम बोलेंगे इसको, या फिर स्ट्राइटम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी जगह में कॉर्डेट की जगह में या पुटामेन की जगह में स्ट्राइटम भी आ सकता है MCQ में, ठीक है ना। तो ये इन न्यूरॉन्स की डिस्ट्रॉफी होती है हंटिंगटन्स में, ठीक है ना। डिस्ट्रॉफी कह रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन होती है और डोपामिन की डिस्ट्रक्शन नहीं होती। जब इनकी होती है तो फिर एस्टाइलकोलिन, इधर इस जगह में एस्टाइलकोलिन की उसमें भी है ना, तो एस्टाइलकोलिन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो गाबा और एस्टाइलकोलिन कम हो जाता है हंटिंगटन्स में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर काइनेजिया की डिफरेंट टाइप्स हैं। कोरिया है, एथिटोसिस है, ठीक है ना। डिस्टोनिया है, बेलिस्मस है, हेमीबेलिस्मस है और टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये कोरिया की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। हंटिंगटन्स हमने पढ़ लिया, सिंडेहाम्स और विल्सन्स डिजीज़, ठीक है। ये इसकी टाइप्स है कोरिया की। अब सबसे पहले कोरिया क्या होता है। कोरिया में क्या होता है पता है, गाबर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना कॉर्डेट न्यूक्लियस में, नॉट इन पुटामेन, रिमेंबर नॉट इन पुटामेन, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस में जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना। जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना तो क्या होता है कि जो फिर कोरिया हो जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स है। अब देखिए ये देखें कोरिया देखें सडन जड़ की पर्पसलेस मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये कोरिया अचानक, ठीक है, ये अचानक ये जड़ के पर्पसलेस मूवमेंट्स होते हैं। बेसल गैंग्लिया का लयन है ओवरऑल देखा जाए तो, उसके अंदर भी फिर कॉर्डेट का लयन है, ठीक है। कोरिया इक्वल टू डांसिंग, ठीक है। डांसिंग सीन इन हंटिंगटन्स डिजीज़ एंड इन एक्यूट रेमेटिक फीवर, जिसको सिंडेहाम्स कोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना। कोरिया का टाइप्स में देखें, ये कोरिया होता है बेसिकली कॉर्डेट के गाबर्जिक न्यूरॉन्स के लॉस की वजह से, ठीक है। तो हंटिंगटन्स कोरिया हमने आपको बताया, हंटिंगटन्स डिजीज़ के बारे में फुल बताया आपको। हंटिंगटन्स में फिर कोरिया में क्या होता है, ये सडन जड़ के मूवमेंट्स होते हैं। फिर एक सिंडेहाम्स कोरिया आता है, ये होता है ना, ये गर्ल्स में ज़्यादा होता है और ये होता है, आपको पता है कि ये जो है ना ट्रांजिएंट होता है और एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से होता है ये, ठीक है।
और क्या होता है कि तो क्या है कि जब बच्चों में ये कुछ यंगर एज में जो होता है ना, ये स्टेफ्लोकोकल सोर थ्रोट होता है ना, सोर थ्रोट होता है, तो होता क्या है, कुछ ऐसा करते हैं कि डेवलप करते हैं, क्रॉस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डेवलप करते हैं कुछ पेशेंट्स उसके खिलाफ। अब जो क्रॉस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस एक बार पैदा होते हैं तो इम्यून सिस्टम है ना वो अगेंस्ट द सोर थ्रोट के जो ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोका है, उनके अगेंस्ट जो जो फायर करता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो न सिर्फ जो स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट वो एक्शन करता है, बल्कि एक ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो एक्ट करती हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा बेसल गैंग्लिया में के अगेंस्ट अगर ये करेंगी तो ये हम उस केस में फिर हमें सिंडिहाम स्कोरिया मिलेगा, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम की क्रॉस रिएक्शन की वजह से है। यानी कि हम अगेंस्ट बैक्टीरिया हमें फ़ायर करना था, लेकिन हमने अपने ओन टिश्यू के अगेंस्ट फ़ायर किया है, तो उसके बाद सिंडिहाम कोरिया होता है, ये ट्रांजिएंट होता है। हंटिंगटन का जो कोरिया होता है ना वो प्रोग्रेसिव होता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तीसरा टाइप का जो हाइपरकाइनेजिया है वो कोरिया है। कोरिया एक हाइपरकाइनेजिया है। हाइपर कोरिया की फिर टाइप्स हैं हंटिंगटन, सिंडिहाम, विल्सन्स में क्या होता है, कॉपर एक्यूमुलेट होता है कहाँ, लीवर में, कॉर्निया में और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में, ठीक है ना। इसीलिए इसको कहते हैं हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, हेपेटोलेंटिकुलर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, इस डिजीज़ में क्या होता है कि ब्लड में सेरुलोप्लाज्मिन कम होता है और यूरिन लूजिस कॉपर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर लूज़ करता है यूरिन, ठीक है। और लीवर में क्या होता है, लीवर में कॉपर एक्यूमुलेट होता रहता है, तो आखिर में क्या होता है, सिरोसिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, जब कॉपर लीवर में होगा तो पेशेंट का क्या है, लीवर डैमेज, ठीक है, या सिरोसिस होगा। जब कॉपर जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बेसल गैंग्लिया में होगा तो क्या होगा, ये जो कोरिया, हाइपरकाइनेजिया, ठीक है ना, ये वाले सिम्टम्स आ जाएंगे। अच्छा फिर जो कॉपर है कॉर्निया में एक्यूमुलेट होगा, वहाँ कॉर्निया में डेसिमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसमें जब एक्यूमुलेट होगा ये कॉपर, वहाँ केसर फ्लैशनर रिंग बन जाती है कॉर्निया में, ठीक है। तो ये था कोरिया, ठीक है। कोरिया में हंटिंगटन्स, सिंडिहाम्स और विल्सन्स, ठीक है। ये सिंडिहाम्स ये बच्चों में होता है और ये टेम्परेरी होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस कोरिया भी होता है, ठीक है ना, सेकंड ट्राइमेस्टर में। अच्छा, ये हो गया। और इसके अलावा मैं क्या कहना चाह रहा था, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाइपरकाइनेजिया है, वो एथिटोसिस देखें, खतक डांस नहीं होती, जैसे एक मोमेंट होती है ऐसे और दूसरी मोमेंट से स्टार्ट ख़त्म होती है, दूसरी मोमेंट स्टार्ट होती है, इस तरह ये जड़ की नहीं होती है। अच्छा, ये भी इसी तरह बेसल गैंग्लिया का लेयन ही है, ठीक है ना। और कुछ लोगों में फिर दोनों ही एक साथ ही पाए जाते हैं, ठीक है, कोरियो एथिटोसिस कहते हैं उस केस को। और उसके बाद हंटिंगटन्स में एथिटोसिस भी होता है, ठीक है, कोरिया होता है, एथिटोसिस भी होता है हंटिंगटन्स में। स्पेशली जो तो ग्लोबस पैलिडस का ये लेयन है, ठीक है, तो ऐसे एथिटोसिस, ठीक है। ये कॉर्डेट का लेयन, ये ग्लोबस पैलिडस का लेयन। ग्लोबस पैलिडस क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का हिस्सा होता है। एलपीजी याद है, पुटामिन और ग्लोबस पैलिडस, वही ना मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है, जो ट्रंकल मसल, एक्सियल मसल्स है ना, वो जो होता है वो होता है ना स्टिफ हो जाते हैं। जैसे कोई बदमाशी के लिए नहीं आता है आपके पास, हाथ ऐसे फैला कर सीना चौड़ा कर, ये देखें ये बदमाशी करने के लिए आया हुआ इस तरह आता है ना। और इसी तरह फिर दूसरा डिस्टोनिया टाइप ये देखें टॉर्टिकुलस हो सकता है इस जगह में, तो टॉर्टिकुलस भी एक डिस्टोनिया का वो है ना कॉज है, ठीक है, टाइप है। Dystonia, they are not sustained involuntary contractions of the axial skeleton, ठीक है ना। जैसे कोई बदमाशी के लिए नहीं आता हाथ फैला के। उसके बाद फिर देखें टॉर्टिकुलस हो गया, टॉर्टिकुलस का फिर ट्रीटमेंट बोtulinum टॉक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेमाइबेलिस्मस ना। हेमाइबेलिस्मस में क्या होता है, देखिए हेमाइबेलिस्मस अगर इन्वॉल्व हो हाफ ऑफ द बॉडी तो इसको हेमाइबेलिस्मस कहते हैं। हेमीबेलिस्मस, अगर फुल बॉडी इन्वॉल्व हो तो बेलिस्मस कहते हैं, बेलिज्म, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि देखें ये भी एक हमारी जो है इनडायरेक्ट पाथवे का प्रॉब्लम है, इसको हाइपरकाइनेजिया की टाइप बोलेंगे हम। और उसके बाद देखिए होता क्या है कि डैमेज टू द सबथैलेमस, थैलेमस होता है इसमें, और सबथैलेमस का डैमेज होता है। और नॉर्मली सीन इन हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट्स में ये हमें नज़र आता है, लेक्यूनर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लेक्यूनर स्ट्रोक।
ठीक है ना। ये पेज देख लें ये ठीक है। और उसके बाद देखें ये क्या होता है कि आर्टरी होता क्या है, रातों रात आर्टरी सप्लाइज टू द सबथैलेमिक आर्टरी जो होती है ना वो थ्रोम्बोस हो जाती है या हेमरेज कर जाती है। ठीक है, नॉर्मली ये यूजुअली होता है ये एक साइड पे होता है। ठीक है, तो एक थैलेमस, हमारे पास 2 थैलेमस है आपको पता है। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, थैलेमाई बनाया था ना ये सब थैलेमस, ये सब थैलेमस अगर यहाँ से सब थैलेमस से जो कॉर्टेक्स तक सप्लाई जाती है वहाँ से वापस आती है एप्सिलेटरली आके फिर ये क्रॉस करती है अपोजिट साइड। तो इसका लयन होगा ना राइट साइड वाले का तो लेफ़्ट पे असर होगा, लेफ़्ट वाले साइड का लयन होगा तो राइट पे असर होगा, तो कंट्रालेटरल होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो सब थैलेमाई हैं। ठीक है ना। तो कंट्रालेटरल प्रेजेंटेशन ये होता क्या है, जब यहाँ से देखिए यहाँ से सब थैलेमस है, यहाँ से सिग्नल जाता है इनडायरेक्ट पाथवे का सब थैलेमस से थैलेमस, थैलेमस से सब थैलेमस से ऊपर वो जो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस वहाँ से थैलेमस, थैलेमस से फिर ऊपर जाता है, ऊपर से वो जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना वो नीचे आके क्रॉस कर रहे होते हैं। तो ये वाले साइड ये राइट साइड का थैलेमस है तो ये लेफ़्ट साइड को क्रॉस को चेक कर रहा होता है। ठीक है ना। तो अगर इसका लयन होगा लेफ़्ट साइड पे असर होगा। इसी तरह ठीक है ना, थैलेमाई जो होते हैं ना हमारे हिप गिर्डल और शोल्डर गिर्डल को कंट्रोल करते हैं। तो अगर इसमें असर हो तो हमारे हिप और शोल्डर की सीवियर मूवमेंट्स होती हैं जो अनकंट्रोलेबल होती हैं, इसको हेमीबेलिस्मस कहते हैं। अगर दोनों साइड्स पे हो तो उसको बेलिज्म कहते हैं, फुल बॉडी यानी दोनों साइड्स पे शोल्डर और हिप गिल्डर पे हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स इन द जो इनडायरेक्ट पाथवे की वजह से जो हाइपरकाइनेसियास होते हैं उनकी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्या है, टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया देखें, अगर जो साइकोसिस जो होती है ना, साइकोसिस जो पेशेंट्स साइकोटिक पेशेंट्स को हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, जो डी रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं वो देते हैं लॉन्ग टर्म। जब जो डी रिसेप्टर ब्लॉकर्स DRB यूज़ होते हैं ना, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो लॉन्ग टर्म यूज़ होते हैं तो वो क्या होता है, ये ब्लॉक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ना। जब रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ना हम, तो उनके जीन्स जो होते हैं ना एज्यूम कर लेते हैं जैसे रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। तो वो जीन्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा रिसेप्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं तो इसको कहते हैं अप रेगुलेशन। ठीक है, जब अप रेगुलेशन होती है ना, तो फॉर एग्जांपल अप रेगुलेशन होती है तो एक भी डोपामिन आता है ना तो उसका असर बढ़ जाता है। जब इसकी अप रेगुलेशन होती है ना तो न्यूरोट्रांसमीटर का असर बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल जब न्यूरोट्रांसमीटर का असर बढ़ जाए, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का डोपामिन का असर बढ़ जाए इनडायरेक्ट पे, तो क्या होगा, असर बढ़ जाएगा। तो ये वाला होगा, ये देखें माइनस माइनस पॉजिटिव ज़्यादा मूवमेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये देखें डोपामिन का असर माइनस माइनस पॉजिटिव, ये ज़्यादा मूवमेंट्स होगा। जब ज़्यादा मूवमेंट्स होंगे तो इनके फिर टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया नॉर्मली जॉ मूवमेंट्स पे होता है, लिप्स पे होता है, टांग पे होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैं आपको अभी बताता हूँ टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है। ठीक है ना, तो टार्डिव डिस्काइनेसिया ये देखें, ये मोमेंट है टार्डिव डिस्काइनेसिया की। ठीक है ना, ये ऑल फीमेल्स ऑन लॉन्ग टर्म एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है रिगार्डिंग स्कल ऑफ द चाइल्ड। वॉल्ट जो होती है ना स्कल की, वॉल्ट इज़ बिगर देन द फेस। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड बाय प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को देखने के लिए बल्कि हम अभी पढ़ेंगे पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, और सेंसिटिविटी क्या है और स्पेसिफिसिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 4 खाने बनाएं आप। ठीक है, 4 खाने आप बनाएंगे तो थोड़ा फास्ट जाते हैं। 4 खाने बनाएं ऐसे करके और टेस्ट आप इसमें इस तरफ रखें। ठीक है ना, टेस्ट आपने इस तरफ रखना है और इस तरफ रियलिटी रखनी है। रियलिटी हमेशा ऊपर होती है ना। ठीक है, तो रियलिटी और टेस्ट। ठीक है, तो ठीक है ना, रियलिटी हमेशा ऊपर होती है। ठीक है, टेस्ट हमेशा रियलिटी टेस्ट करते हैं हम रियलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, होता क्या है, तो आप पॉजिटिव देखेंगे तो पहले पॉजिटिव आएगा ना, पहले पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सार इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे शुरू में, पहले पॉजिटिव। ठीक है, पहले पॉजिटिव भी पहले पॉजिटिव, इधर भी पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह चलेगा। तो ये आपने टेबल इस तरह बनानी है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पॉजिटिव। अब रियलिटी में अगर पॉजिटिव है तो वाकई बीमारी है मरीज़ को। ठीक है, रियलिटी में अगर नेगेटिव है तो बीमारी नहीं है आपको। ठीक है, तो ये शो करता है। ठीक है, अब देखें इस बॉक्सेस को फिल करते हैं। 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4। देखें अब रियलिटी में आपको वाकई डिजीज़ है और टेस्ट भी आपको कह रहा है कि आपको डिजीज़ है, तो वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा। ठीक है,
ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें नीचे आते हैं, नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल अब रियलिटी में अगर आपको कैंसर है, ठीक है ना, देखें रियलिटी में आपको कैंसर है और टेस्ट कह रहा है नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव होगा। कैंसर तो है ना, इसलिए फॉल्स नेगेटिव होगा, ठीक है, ये फॉल्स नेगेटिव आएगा। अभी नेक्स्ट में क्या है, अगर रियलिटी में आपको कैंसर नहीं है और जो टेस्ट कह रहा है कि पॉजिटिव है कैंसर, तो क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये फॉल्स पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसमें थर्ड फोर्थ कॉर्नर में क्या होगा कि रियलिटी में आपको कैंसर नहीं है और टेस्ट भी कह रहा है कि आपको कैंसर नहीं है, तो ये ट्रू नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ट्रू नेगेटिव आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसी से हमने ड्राइव करना है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है, और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, पॉजिटिव टेस्ट, रियलिटी, नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ये हमारे पास आ गया रियलिटी में, ठीक है। तो रियलिटी पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव फास्ट नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, हमने इनमें से क्या करना है, अभी इनमें से सेंसिटिविटी निकालनी है, स्पेसिफिसिटी निकालनी है, ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालनी है। तो इनके सारे इक्वेशंस इस मॉडल के हैं। ऑल ऑफ द इक्वेशंस, ऑल द 4 इक्वेशंस किस मॉडल के होंगे, x डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइड बाय दैट समथिंग प्लस सम अदर थिंग, ठीक है, x डिवाइडेड बाय x प्लस y, ठीक है। ये इक्वेशंस, ये स्टाइल होना चाहिए सबका, किस किस का, सेंसिटिविटी का, स्पेसिफिसिटी का, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना, ये हो गया। तो इसको जो है ना, इसको हम सबको क्लियर करने के लिए हमने आज एरोज़ ड्रा करने हैं, ठीक है। एरोज़, सब फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एरो ड्रा करता हूँ, ये इस तरह की एरो ड्रा करता हूँ, और इस एरो को हमने इसमें फिट करना होता है। तो फिर इसमें क्या होगा कि ये 1 है एरो एंड का, फिर ये 2 है, ठीक है। तो 1 क्या होगा, ये वाला एरो है ना, होगा ना, ये वाली साइड होगी ना, ये वाली साइड 1 होगा डिनोमिनेटर, सॉरी नोमिनेटर, तो ठीक है, एक्स की जगह में 1 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 प्लस 2 एक्स प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस 2। ये स्केच है सारी की सारी जो 4 इक्वेशंस का। कौन कौन सी 4, सेंसिटिविटी का, स्पेसिफिसिटी का, और ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का, और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का, ये स्केच है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कोई एरो ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे ये सपोज ये ट्रू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 पे आएगा, फिर नीचे फिर 1 प्लस 2 आएगा, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो इधर हमने फॉल्स पॉजिटिव वगैरह फिट कर देना है इस जगह में, ठीक है, ठीक है ना। आपको ये आपको समझ आ गई। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है ना, तो आपको सही जो इक्वेशंस है ना, रियल इक्वेशंस आपको बहुत आसान होंगी, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार फिर से देख लें। सही वाली इक्वेशंस की तरफ अभी हम चलते हैं, ठीक है। अभी देखें, अभी हम सेंसिटिविटी की इक्वेशन इससे डिराइव करते हैं। तो कैसे करेंगे सेंसिटिविटी, देखें, याद रखें, निमोनिक याद रखें, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आपको क्या होगा, यू विल बी ब्रॉट डाउन इन योर लाइफ, ठीक है। फ्रॉम, अगर आप सेंसिटिव हैं बहुत ज़्यादा, तो आप पॉजिटिव से नीचे की तरफ आएंगे, यू विल बी ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये सेंसिटिविटी ब्रॉट डाउन वाली अलामत है। तो हम एरो कहाँ लगाएंगे, एरो लगाएंगे हम यहाँ, यू विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखें, ये हमने एरो लगा दिया इसमें, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेंसिटिविटी यू विल बी ब्रॉट डाउन वाली निमोनिक के थ्रू लगा लिया। अब हम इससे इक्वेशन डिराइव करेंगे। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई था ना, सब के लिए हमने कहा था कि x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो x क्या होगा, ये जो टिप है, ठीक है ना, 1, ये जो टिप है, टिप x होगा, जहाँ पे जा रहा है वो फिर जो y होगा, ठीक है। तो या फिर 1 और 1 प्लस 2 कर दें। तो ये अब सेंसिटिविटी अगर देखें, सेंसिटिविटी यहाँ पे देखें, सेंसिटिविटी अगर यू विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम पॉजिटिव, तो एक्स इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, जो इस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई है ना, तो क्या हो गया, एक्स कहाँ है, ये देखिए 1, नोमिनेटर हमने कहा था कि ये जो एरो के इसके अलावा जो सिरा है ये नोमिनेटर है, तो टी पी नोमिनेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, तो टी पी प्लस फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है ना। ये हमारी सेंसिटिविटी का रेशो निकल गया, ठीक है।
ठीक है ना। अब ये सवाल ये है कि इस एरो को आप इस तरह के ये रखना, आपने लाजमी इधर ही रखना है, ठीक है ना, लाजमी इधर रखना है। वो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जब आप सेंसिटिव हैं तो आप जो है ना जो ब्रॉड डाउन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ आपको लाएगी दुनिया में ज़िंदगी, ठीक है, जब ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इसलिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप एरो उस जगह पे रखें जो फ़र्स्ट पॉसिबल जगह है उस जगह में। तो इधर तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, फ़र्स्ट पॉसिबल जगह में आप एरो रखें, ठीक है। तो इस तरह आप सेंसिटिविटी का डिराइव कर सकते हैं, बाकी आसान है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी को हम कैसे देखेंगे, देखें नेक्स्ट पॉसिबल हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस कौन सी है एरो लगाने के लिए, वो ये है। तो स्पेसिफिसिटी जब इसको आप ऐसे रखें कि आप कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं ना किसी भी उसमें बात के बारे में, तो आप उसमें फील्ड में तरक्की करते हैं ना, ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये इस तरफ सबसे पहले तो ये याद रखेंगे हमने एरो इसमें सेकंड पॉसिबल स्पॉट पे रखना है ऐसे करके। अब ऊपर करना है या नीचे करना है वो इससे याद रखेंगे कि जब आप स्पेसिफिक होते हैं ना किसी भी चीज़ में के बारे में स्पेसिफिक होते हैं तो आप उस चीज़ में तरक्की करते हैं, तो इसलिए आपने एरो इस तरफ रखना है। तो अब देखें हमारा न्यूमिनेटर क्या बन गया, x प्लस वाई वाली सिचुएशन में, x प्लस वाई वाली इक्वेशन में हमारा न्यूमिनेटर बन गया इसमें ट्रू नेगेटिव, ठीक है ना, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाई ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये हमारी स्पेसिफिसिटी की हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। तो आपने समझ आ गई आपको। अब तीसरा हमारे पास है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए हम एरो कहाँ ड्रा करेंगे, ये एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल याद करने के लिए आपने क्या करना है, ग्राफ में जाना है। देखें जब हम ग्राफ पढ़ते थे तो ये देखें जो है ना यहाँ से इस तरफ पॉजिटिव होता था ना, यहाँ से इस तरफ नेगेटिव होता था। तो यहाँ से इस तरफ जो आते थे वो पॉजिटिव उसको कंसिडर करते हैं हम, यहाँ से इस तरफ नेगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये देखें यहाँ से इस तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये एरो हमने कहाँ लगाना है, अभी देखिए ये एरो हमने लगाना है इस तरफ, ठीक है, ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ का हमने दिखाया उस हिसाब से हमारी एरो कहाँ लगेगी, एरो हमारी लगेगी इस जगह में, ठीक है, थर्ड पॉसिबल जगह में, ठीक है, इस जगह में हमारी लगेगी। अगर इस जगह में हमारी ग्राफ लगेगी तो एक्स वाई के एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई वाली जो इक्वेशन में हमारा न्यूमिनेटर क्या होगा, टी पी, ठीक है ना, टी पी डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है, ठीक है। क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब हमारे पास लास्ट है नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू लास्ट पॉसिबल एरो रखने की जगह कौन सी है, यही है, और इसको हमने हमेशा नेगेटिव की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट है, ठीक है, इसके ऑपोजिट है तो नेगेटिव होगी, तो ठीक है। तो देखें अच्छा, अब इसको x एंड एक्स वाई में फिट कर दें, x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई में अगर फिट कर दें तो क्या बनेगा, न्यूमिनेटर हमारा है ट्रू नेगेटिव, ठीक है, ट्रू नेगेटिव। न्यूमिनेटर वो चीज़ है जो एरो के टेल की तरफ है। उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा बनेगा ट्रू नेगेटिव प्लस देखिए ट्रू नेगेटिव, डिनोमिनेटर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये हमारी नेगेटिव जो है ना प्रेडिक्टिव वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब ये देखें कि जो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी जो होते हैं ना, ये फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों, ठीक है ना। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ये दोनों हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़, जबकि हमारे पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये चेंज होते रहते हैं, वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ प्रीवेलेंस। यही हमारा एमसीक्यू है कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अफेक्टेड बाय प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज़, ठीक है ना। तो ये देखें तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू डिपेंड्स जो है ना, जो डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़ ऑफ द प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज़ ये चेंज होते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, तो ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यहाँ पे एमसीक्यू है तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज़ अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट एक्चुअली हैज़ अ डिजीज़ इज़ कॉल्ड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है ना। और पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फार्मूला हमने अभी बता दिया आपको। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू वेरीज डायरेक्टली विद प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी सच एज
प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज ठीक वेरीज डायरेक्टली, ठीक है ना, ये आपने देखना है। हाई प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हाई पी 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 पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। जितनी हाई प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू भी होगी, ठीक है ना, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एट स्टेशन 2। क्या होगा फिर फिस्टूला बिटवीन ब्लैडर एंड वेजाइना, ब्लैडर और वेजाइना में ये फिस्टूला बन जाएगा अगर स्टेशन 2 ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो, ठीक है। उसके बाद फेमोरल नर्व की नर्व रूट L2-3-4 है, ये हमें पता है। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियो इज मेनली इन 3 से आगे 3-4 3 से आगे T4 टेराटोजेनिक 3 T4 3, ठीक है, 3 to 8 3 to थ्रेट, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें ये 3-8 शुरू में भी टी आखिर में भी टी, तो टी फॉर टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है, 3-8 आपने याद रखना है। तो इसके बाद साइटोक्रोम P450 रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है ना, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो नई इंट्रिंसिक पाथवे को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कहता है कि इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 बाय कोलेजन एक्सपोजर, ठीक है, इसको इंट्रिंसिक पाथवे में ये कंपोनेंट है। उसके बाद देखिए रूपिवाकेन जो है इस प्रेफर्ड और बुपिवाकेन लेस टॉक्सिक होता है रूपिवाकेन, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स, ठीक है। उसके बाद द ब्लड वेसल्स ऑफ द स्काल्प आर लोकेटेड प्राइमरीली इन डेंस सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है ना वो देखें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2N होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं ना वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर दो ठीक है 4 स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द स्काल्प आर लोकेटेड इन प्राइमरीली इन डेंस सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया डिपेंड्स ऑन टिश्यू पीएच, लोकल टिश्यू पीएच, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम इन 40 years old lady is 1 in 100. इंक्रीजिंग मेटल एज इज़ वेल नोन एंड एस्टेब्लिश फैक्टर फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम में जितनी ज़्यादा एज होगी उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। हम 45 से अबव होना डाउन एज फीमेल की, तो 1 in 25 लाइव बर्ड्स में 1 in 25 आप अंदाज़ा लगा लें, 25 में से एक, 25 में से एक, 45 हो तो 25 में से एक, याद है वो गटर वाला वो जो 25 वाला वो जो सीन, ठीक है ना। 25 में से अगर 45 से ऊपर हो, ठीक है। Maximum FiO2 which does not cause retrolental fibroplasia in fetus is greater than 0.5, ठीक है। उसकी FiO2 जो है ना वो 0.5 से ग्रेटर है हो तो फाइब्रोप्लेजिया नहीं करती रेट्रोलेंटल। नेक्स्ट है हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन 55 इन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, ये कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है उसने। उसके बाद देखिए ट्रांसवर्स डायमीटर इज इंक्रीज बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, external intercostal muscles plus anterior interchondral fibers of the internal intercostals by elevating the ribs. So in a nutshell external intercostals is greater than internal intercostals, ठीक है। तो ये अगर ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज बाय आ जाए तो पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्लिक कर लेना, ठीक है, देन इंटरनल इंटरकोस्टल क्लिक कर लेना। उसके बाद कॉमन कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी इज एन ओवुलेशन, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ठीक है।